औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है और अगर आप इंडेक्स देखें तो इंडेक्स के अंदर हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जो है वो लिखा हुआ है इस चैप्टर का नाम। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर के अंदर थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना था। सबसे पहला टॉपिक हमारा थॉट एक्सपेरिमेंट था। थॉट एक्सपेरिमेंट को जानने के बाद हमने इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट जिनने थॉट एक्सपेरिमेंट अपने पेश किए उनके बारे में पढ़ा। आज हम उन्हीं में से एक और साइंटिस्ट जिन्होंने अनदर जो है वो थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, उस थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। श्रोडिंगर जो है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो श्रोडिंगर जो है वो इनका पूरा नाम एर्विन रुडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर श्रोडिंगर था और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और ऑस्ट्रिया हंगरी इन इस जगह के ऑस्ट्रिया के फिजिकिस्ट थे। 1887 से 1961 तक इन्होंने अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दी और इन्होंने सारा काम जो है वो क्वांटम थ्योरी के ऊपर किया। और इसमें जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनमें से चंद कंट्रीब्यूशन जो है वो मैंने लिखी हैं। तो इसमें से पहली कंट्रीब्यूशन जो बहुत ज्यादा इनकी मानी जाती है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो एक्सपेरिमेंट था श्रोडिंगर कैट स्टेट। और तीसरी है कि इन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट की थी। क्वांटम एंटेंगलमेंट की जो टर्म है ये भी इन्होंने ही डिवाइस की थी श्रोडिंगर ने। अच्छा जी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। तो हमारे पास ना बैकग्राउंड में एक क्लासिकल थ्योरी है और एक क्वांटम थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी क्या है? क्लासिकल थ्योरी सारे न्यूटन के कवानीन है जिसमें ग्रेविटी लगती है, यानी हर एक चीज़ को हम ग्रेविटी के ज़रिए और न्यूटन के ज़रिए, न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन है उसके ज़रिए चेक करते हैं। किसी भी चीज़ की मोशन को देखना हो, ठीक हो गया? वेलोसिटी देखनी हो, किसी भी चीज़ की मोमेंटम देखना हो, तो उसमें हम लोग न्यूटन के जो कवानीन हैं उसके बारे में हम लोग जो है वो उन कवानीन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ की जो हमारे पास मोशन होती है या किसी भी चीज़ का जो मोमेंटम होता है वो पता लगाते हैं। उससे हम किसी भी चीज़ की फिक्स पोजीशन को भी मेजर कर सकते हैं, किसी चीज़ की जो मोमेंटम है उसको भी मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास क्लासिकल थ्योरी के ज़रिए की। अच्छा, क्लासिकल थ्योरी जब हम अप्लाई करते हैं ना किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि एटम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनके ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो इनके ऊपर तो ग्रेविटी नहीं लगती। हम इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई कानून नहीं लगा सकते और हम एग्जैक्ट जो है वो उनकी लोकेशन या एग्जैक्ट जो उनका मोमेंटम है इस चीज का एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में अगर हम क्लासिकल थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए ये सारा काम करें तो हम इस चीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते। जबकि क्वांटम थ्योरी जो है, क्वांटम थ्योरी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई होती है। और क्वांटम थ्योरी का सबसे जो बड़ा बिलीफ है वो ये है कि ये फिक्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट देती है कि जो हमारे पास एनर्जी होती है वो एक डिस्क्रीट पैकेट के अंदर फिक्स हुई हुई है जिसको हम कहते हैं क्वांटा। तो उस कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो वो एनर्जी डिस्क्रीट मैनर में एब्जॉर्ब या एमिट करता है। तो इस चीज ये दो यानी कि दो थ्योरीज हैं, ये एक दूसरे को इस जगह पे कंट्राडिक्ट करती हैं कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर जो है अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो क्लासिकल थ्योरी को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसी डिस्कशन का ही ऐसा है, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे ये भी इसी डिस्कशन का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं इस एक्सपेरिमेंट को समझाने से पहले आपको एक बात समझा लेता हूँ कि अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है और मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है, उसको हम क्वांटम बॉडी कब कहेंगे या क्वांटम पार्टिकल कब कहेंगे? क्वांटम पार्टिकल वो तब होगा जब कोई एक बॉडी मूव कर रही है और मूव करते वक्त मैं उसको देख रहा हूँ। अभी मुझे एग्जैक्ट उसका पता है कि वो मूव कर रही है, लेकिन अगर मैं उसकी तरफ नहीं देखता और फिर उसके बाद वो मूव कर रही है या रुक गई है, तो ये दो बातें मेरे जहन में हो सकती हैं, ये दो बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हैं। वो तो जब मैं उसकी तरफ देखूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि वो मूव कर रही है या रुक गई है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो स्टेट्स डेवलप हो जाती हैं हर एक जगह पे, ठीक है। कोई भी एक जगह पे अगर मतलब कि एक चीज मोशन में है या एक चीज रुक गई है तो हम दो स्टेट जो है वो कह सकते हैं। तो ये दो स्टेट वाला कंसेप्ट जो है वो इस एक्सपेरिमेंट में भी आपको पता चलेगा। तो इस
एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, रियली परफॉर्म नहीं किया गया, ये श्रोडिंगर ने थॉट एक्सपेरिमेंट किया था। तो थॉट एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें तो हमने एक ओपैक बॉक्स है, ठीक है, ये एक ओपैक बॉक्स है। इस ओपैक बॉक्स के अंदर ना हम नहीं देख सकते, ठीक हो गया। तो इस ओपैक बॉक्स के अंदर हमने एक जो कैट है उसको बंद कर दिया इसके अंदर, और इसके अंदर हमने पॉइजन की जो बॉटल है वो रख दी है, और साथ में जो है इसमें हैमर है जो रस्सी के जरिए हमने बांधा हुआ है गाइगर काउंटर से। और ये जो गाइगर काउंटर है ये बिल्कुल सामने रखा हुआ है रेडियोएक्टिव मटेरियल से। अच्छा, गाइगर काउंटर का क्या काम होता है, ये डिटेक्ट करता है रेडिएशंस को, और ये जो इसके लीवर है इसको ये अप डाउन करेगा। अच्छा, ये जो लीवर है इसको इसके साथ रस्सी बांधी हुई है, और इसको आगे इसके साथ हैमर जो है वो बांध दिया गया है, ऐसे हैंग कर दिया गया है। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो डिके होता है और रेडिएशन एमिट करता है, तो गाइगर काउंटर इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, वो लीवर को ऐसा यानी कि रोटेट करेगा, लीवर को जैसे ही रोटेट करेगा तो ये हैमर जो है ये इस पॉइजन की बोतल के ऊपर आ गिरेगा, और इसमें से पॉइजन जो है वो रिलीज होगी, जिस जो कैट तक पहुंचेगी, और कैट जो है वो मर जाएगी। ये तो एक बात है कि जब रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके हो, और रेडियोएक्टिव मटेरियल के डिके होने के बाद जो है वो कैट मर जाएगी। और अगर रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके नहीं होता और ये गाइगर काउंटर जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, हैमर भी उसी जगह रहता है, तो पॉइजन की जो बॉटल है वो नहीं टूटेगी और वो पॉइजन रिलीज नहीं होगी, तो कैट जिंदा होगी। तो यहाँ पे दो स्टेट्स आ रही हैं, एक स्टेट है अलाइव, यानी कि कैट जो है वो अलाइव होगी, और एक स्टेट है कि कैट जो है वो डेड हो जाएगी। तो अलाइव कब होगी, अलाइव तब होगी जब हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल डू नॉट डिके, रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव मटेरियल मटेरियल डू नॉट डिके, डू नॉट डिके। अगर वो डिके नहीं करेगा, तो ये जो हमारे पास रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके नहीं करेगा तो ये जिंदा रहेगी, क्योंकि बॉटल नहीं टूटेगी। और जब ये रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके करेगा, हाँ, रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके, रेडियोएक्टिव रेडियोएक्टिव मटेरियल डीके, अगर ये डीके करता है तो डीके करने के बाद क्या होगा, ये बॉटल जो है वो हैमर के गिरने की वजह से टूट जाएगी, और इसमें से जो पॉइजन है वो रिलीज होगा, कैट जो है इस पॉइजन को कंज्यूम करेगी और डेड हो जाएगी। तो यहाँ पे दो स्टेट्स हैं। अच्छा, हम बाहर खड़े होकर ये कह सकते हैं कि ये सुपर पोजिशन है। सुपर पोजिशन हम कहते हैं कि, अच्छा, हम बाहर खड़े होकर ये अज्यूम कर सकते हैं कि कैट जो है वो 50% चांसेस हैं कि वो जिंदा है, और 50% चांसेस हैं कि वो मर चुकी है। और दोनों जो है वो बातें हम कर सकते हैं इसके अंदर, जब तक हमने इस बॉक्स को ओपन नहीं किया, और इस बॉक्स को जब ओपन नहीं करेंगे तो तब तक हमें हकीकत का पता नहीं चलेगा, और जब हम इस बॉक्स को ओपन कर लेंगे तो तब ही जाके हम इसकी हकीकत से जो है वो आशना हो सकते हैं, इसकी हकीकत का पता लगेगा कि ये कैट जो है वो अलाइव है या डेड है। तो पैराडॉक्सिकल थॉट एक्सपेरिमेंट था। पैराडॉक्सिकल कहते हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो, यानी एक दो बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, तो कॉन्ट्राडिक्शंस वाली जो बातें होती हैं या कॉन्ट्रडिक्शन वाली जो बिलीव होते हैं उसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल। तो कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन वाली जो चीज होती है जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, दो बातें होती हैं बिल्कुल, और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमिलर वे में चांस होता है उनके होने का, तो हम उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये जो पैराडॉक्सिकल मतलब है ना, पैराडॉक्सिकल का इसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन था, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी था कि डेड और अलाइव की दो ही बातें, उनका 50-50 चांस था। अच्छा, इससे क्या साबित हुआ फिर? इससे साबित ये हुआ कि हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे सामने आया, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में भी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, और हम इससे प्रोबेबिलिटी को फिर दोबारा से जो है वो देख लेते हैं कि ये हमारे पास इसमें प्रोबेबिलिटी है, चांस है, इसके होने का भी चांस है और इसके होने का भी 50-50 चांस है, तो हम इसको फिर प्रोबेबिलिटी के ले जाते हैं। अच्छा, इससे साबित क्या हुआ? और जो श्रोडिंगर था वो क्या सोच रहा था, श्रोडिंगर ना एक इक्वेशन है
जिसको हम कहते हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन। और इस इक्वेशन की मदद से हम कोई भी मैटर होता है उसकी डुअल नेचर का पता लगाते हैं कि उसकी डुअल नेचर, उसकी वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। देखिए हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन, उसका मास सबसे कम होता है, बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल है, ठीक है। वो जब मूव करेगा ना, तो मूव करते वक्त उसकी जो मोशन होगी वो वेव लाइक होगी, ठीक हो गया। ये कैसे पता चला है? ये मैथ से पता चला है। अच्छा, एच की जो वैल्यू, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। अच्छा, इसकी वैल्यू होती है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, ठीक हो गया। अच्छा जी। और अगर हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख लें, वो भी एक कांस्टेंट फिगर है। तो हमारे पास वो एक हर एक ऑर्बिट में कांस्टेंट फिगर है, ठीक हो गया। तो हर एक बोर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ये हर एक ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, या ये जो दोनों हमारे पास ये जो पैरामीटर्स हैं, इसको हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी की वजह से भी चेंज हो सकता है, मास की वजह से भी चेंज हो सकता है। तो हम अगर मास के एतबार से देखें, वेलोसिटी को हम चेंज ना होने दें, हम मास के एतबार से देखें, तो हमारे पास ये एक ऊपर जो वैल्यू मौजूद है वो बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर नीचे कोई मास जो है वो बिगर मास होगा, तो ये वैल्यू और छोटी होती जाएगी। तो जब ये वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो बहुत कम आएगी। इस वैल्यू ना बहुत छोटी आ जाएगी, तो इसका बिल्कुल भी क्रस्ट एंड ट्रफ हमें जो है वो डिटेक्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बिल्कुल इसका क्रस्ट एंड ट्रफ हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कोई भी बॉडी मूव कर रही होगी ना, तो उसकी मूवमेंट में ये वाली नेचर होगी, लेकिन हमें डिटेक्ट नहीं होगी, ठीक हो गया। तो उसकी ये वाली मूवमेंट नहीं डिटेक्ट होगी, तो हम उसको वेव नहीं कह सकते बल्कि पार्टिकल कह सकते हैं। जबकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की खुद की जो वैल्यू होती है 9.1, ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 केजीज। ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर हम इसमें पुट करें वैल्यू, तो उसकी जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो एक कंसीडरेबल वैल्यू है, जिसमें एक प्रॉपर जो है वो वेव लाइक, यानी कि हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू है वो बाकी में वेव को सजेस्ट करती है कि इसकी वेव मोशन है। तो हम यहाँ पे इसकी जब हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें इसकी वेव नेचर नजर आती है, या हमारे हमारे पास यानी इसकी जो मोशन है वो वेव लाइक मोशन है। और उसके बाद जो हमारे पास अगर हम उसको देखें वैसे, तो फिजिकली वो एक पार्टिकल है। तो यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ मैटर है। तो इससे हम लोग जो श्रोडिंगर था उसने ये कंसेप्ट दिया कि हम किसी भी चीज की जो वैल्यूज है अगर वो पुट करें, तो हम उसको जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो करेंट इस टाइम में वेव के तौर पर बिहेव कर रहा है या पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रहा है। लेकिन जब हम उसके पास हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इन दो चीजों में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी है या कोई भी क्वांटम पार्टिकल है, तो वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो यही इस कैट एक्सपेरिमेंट का जो है वो कंक्लूजन था। और इसके अलावा ये जो ये एक नई चीज है जो मैंने जो है वो लिखी है। इसको आप कई लोगों की शर्ट्स के ऊपर ऐसा स्माइली बना हुआ देखेंगे, ठीक है। तो वो स्माइली इसी कैट की जो कंडीशन है इसको शो करता है। अगर हम इसके ऊपर इन दो डॉट्स के ऊपर हाथ रख दें, तो ये स्माइलिंग फेस हमें नजर आ रहा है। और अगर हम इसके ऊपर हाथ रख दें, तो यहाँ पे हमें ये वाला जो नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास ऐसा सैड फेस है। तो सैड इज फॉर डेड, और जो स्माइलिंग फेस है वो अलाइव के लिए। तो ये दो स्टेट्स हैं, ये कैट की ही स्टेट्स हैं कि जब वो अलाइव होती है तो हैप्पी होती है, और जब वो डेड होती है तो सैड हो जाती है। तो ये शोडिंगर स्माइली है। ये अक्सर लोगों की शर्ट्स के ऊपर बना होता है। अक्सर मैंने एक बॉलीवुड का एक्टर था, उनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत, और उनकी शर्ट के ऊपर अक्सर मैंने ये बना हुआ देखा था शोडिंगर स्माइली के नाम से। तो इस शोडिंगर स्माइली की शर्ट्स भी होती हैं और उसके पास ऐसा लोगो बना हुआ होता है। तो खैर,
इसका हमारे पास यही जो है वो कंक्लूजन था सारे प्रैक्टिकल का कि हम वेव और पार्टिकल की डुअल नेचर को प्रूव कर रहे हैं कि मैटर की डुअल नेचर होती है, हर एक मैटर की डुअल नेचर होती है और जब हम उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो वैल्यूज पुट करने के बाद ही हमें पता चलता है कि उसकी वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। यही सारा एक्सपेरिमेंट है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें पता चला। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।